आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। क्योंकि ध्यान रखो, हमारा टारगेट 100% मार्क्स लाना नहीं है, हमारा टारगेट 100% टाइल मार्क्स लाना है। 6 मिनट लगाते लगाते आपको ऐसा लग रहा है कितनी देर हो गई यार, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर आया बी, आपने क्या मतलब हल्का हल्का पढ़ा कि इसका आंसर तो बी लग रहा है, पीछे देखा और बी था, यार देखा कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। अगर मैं पढ़ लेता तो इसका आंसर मुझे याद था, मैं सीधे टिक करके आता, बस टाइम ही नहीं मिल पाया कि लास्ट के 2-3 सवाल तो छूट ही गए, देख ही नहीं पाया मैं। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती रहती है, पर सवाल यह है कि जितना आता है उतना तो बता के आओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, इवन रिवीजन करने के बाद भी जब आप टेस्ट देने बैठते हैं तो आपके एक्सपेक्टेड स्कोर उसके अंदर नहीं आता है। ऐसे में हमारे दोस्त और हमारे घर वाले हमसे कहते हैं कि भाई मेहनत करो, मेहनत तो करो, पर कोई ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली मेहनत के नाम पे करना क्या है। तो अगर आपके साथ भी ये सब होता है तो ये सेशन एग्जैक्टली आपके लिए है और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर करना क्या है। मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर्ड जेईई इन 2001। पिछले 19 सालों से मैंने हजारों बच्चों का आईआईटी जेईई क्लियर करने का जो सपना था उसे पूरा करने में अपना योगदान दिया है। आइए आज हम देखते हैं कि इस सेशन में आखिर हमारे मार्क्स जो हैं वो जाते कहां हैं। व्हाई डू वी लूज मार्क्स। इस सेशन के अंदर हम लोग 3 चीजें बेसिकली देखने वाले हैं। पहला कि हमारे मार्क्स कहां कटते हैं, दूसरा शॉर्ट में देखेंगे कि उनको ठीक कैसे करना है, उसकी रेमेडीज क्या है उन प्रॉब्लम्स की, और तीसरा काम जो हम करने वाले हैं वो है कि उन प्रॉब्लम्स को पकड़ना कैसे है। ठीक है, अब अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे आके ये कहते हैं कि सर एक प्रॉब्लम है। कि क्या प्रॉब्लम है? कि सर मार्क्स नहीं आ रहे। भाई मार्क्स ना आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, मार्क्स ना आना इज अ सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम। कहीं कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बुखार होना कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें यह नहीं पता कि समस्या क्या है। तो अगर मुझे यह पता चल जाए कि मेरे मार्क्स कहां कट रहे हैं तो मैं उसको आइडेंटिफाई भी कर पाऊंगा और उसको ठीक भी कर पाऊंगा। और जैसे ही आपको प्रॉब्लम पता चलती है आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम होती कहां है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर स्टूडेंट्स लूज मार्क्स। सबसे पहला और सबसे कॉमन फैक्टर है वो है लैंग्वेज, कि भाई हमारी भाषा जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा था और अब इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है तो कभी कभी हो सकता है कि कोई ग्रामेटिकल इस तरीके से लिखा हो कि हम क्वेश्चन को का सही भाव जो था वो समझ ही नहीं पाए और उसकी वजह से हम गलती करके आ गए। इसका सीधा सीधा एक लाइन में इलाज है। इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी से मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उनके सोल्यूशन बताऊंगा। प्रॉब्लम है लैंग्वेज, सोल्यूशन है रीडिंग। आप रीडिंग की आदत डालिए। अब मैं रीडिंग के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अखबारों के एडिटोरियल पढ़ो, इतना आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही सकते हो। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके की बातचीत की जा रही है और क्या लहजा है बात करने का, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि भाव क्या होगा सवाल का। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है सिचुएशन ऑफ अ प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। कि सर सवाल तो समझ में आ गया पर कोई स्फीयर कहां पर है, बॉल कहां पर है, या क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आया। उसका भी जो कारण है वो बेसिकली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ही है कि लैंग्वेज आप पढ़ें और उससे आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है अप्रोच। कि सर सब समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पूछा क्या है, सब समझ में आ गया, लेकिन क्लिक ही नहीं कर रहा कि स्टार्ट कहां से करें। अप्रोच समझ में नहीं आ रही है। और वो अप्रोच समझने का, इस प्रॉब्लम से निपटने का सिंपल सा तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जब मैं कहता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन लो, आप खूब सारे क्वेश्चन है कि 1 घंटे में बहुत सारे, मैं 30-40 सवाल एक घंटे में कर दूंगा, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग टाइम ऑन क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन लीजिए, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ते चलो आगे, नहीं। देखो जेईई में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कई बार तो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे चैप्टर से कंसेप्ट एक ही सवाल में घुसे होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले, उस क्वेश्चन से हार मानने से पहले कम से कम उसे 5 से 10 मिनट अटेम्प्ट करें। अगर उतनी देर में वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, ग्रेट। अगर नहीं भी होता है तो भी वो 10 मिनट आपके जाया नहीं जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि उन 10 मिनट में आपने एटलीस्ट ये पता किया कि आपका दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है और क्या नहीं करना है। जब वो या वैसा कुछ मिलता जुलता सवाल टेस्ट में आएगा तो उस केस में आपको पहले से पता होगा कि हाँ इसमें ये तो नहीं करना है, ये मैंने अटेम्प्ट में ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे और एक
एक कम से कम एक मिनिमम टाइम देंगे 5 से 10 मिनट, तो उससे क्या है सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके वो अप्रोच जो है वो सेट होती जाती है। जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता जुलता किसी भी पेपर में आएगा तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको क्लिक होगा कि करना क्या है। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है वो है फॉर्मूले, कि सर सब याद आ गया, कंडीशन भी याद आ गई, हमने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी लगा लिया, लेकिन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही भूल गए, आई ही याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि हमने कभी उसको डिराइव किया ही नहीं है। फॉर्मूले याद करने का स्ट्रेट एंड सिंपल तरीका है, जब भी आपसे वो फॉर्मूला आपको याद ना आ रहा हो, डिराइव इट देन एंड देयर। कहीं भी वो एक चिपकी के ऊपर, एक पेपर के ऊपर लिख के चिपका के रखने से नहीं होते याद। आपको लगेगा कि आप उसको रोज पढ़ते हो, नहीं पढ़ते भाई, नहीं होता। तुम्हें खुद को पता है कि तुम वो जो फॉर्मूला शीट बना रखी है उसको रोज तुम उठा के नहीं देखते हो, और इस वजह से होता क्या है कि तुम उसको याद नहीं कर पाते। ठीक है, याद करने के लिए मैं जानता हूं ये बात बोलना बहुत आसान है, पर एक्चुअली आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि हाँ सर हर बार जब भी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप हर बार डिराइव करेंगे। हाँ, एंड ट्रस्ट मी, जब आप फॉर्मूला डिराइव करते हो तो बहुत सारी बातें होती है। नंबर 1, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में घूमता है, सबकॉन्शियस ब्रेन उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के चांसेस ज्यादा रखता है। दूसरा, आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो अजम्पशंस थे वो अजम्पशंस याद रहते हैं, क्योंकि आईआईटी वालों को बहुत शौक है, जेई वालों को वो अजम्पशन के साथ खेल जाते हैं, फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तीसरी बात, जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ती है। तो जितनी बार, और ट्रस्ट भी, किसी भी फॉर्मूले को आपको 2 से तीसरी बार तो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 बार में ही वो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज आती है जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, वो है सिली मिस्टेक्स। सर 2 + 3 6 करके आ जाते हैं हम, 2 × 3 5 हो जाता है, और 4 स्क्वायर 8 हो जाता है। ये पता नहीं हम क्यों गलती करते हैं। इस गलती को ठीक करने का इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिकली फोकस में कमी है, और फोकस को ठीक करने के लिए जो पहली चीज आपको करनी है, बेसिकली 2 चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको करनी है। नंबर 1, हर क्वेश्चन के बाद आंसर देखना छोड़ दो। जब भी क्वेश्चन आप घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, या हर क्वेश्चन के बाद आंसर मत देखो, क्योंकि उससे क्या है कि आपका एक तो लेवल ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर आया बी, आपने क्या मतलब हल्का हल्का पढ़ा कि इसका आंसर तो बी लग रहा है, पीछे देखा और बी था, देखा कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। और फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने देखा इसका आंसर तो मान लो आपको इस बार लगा आंसर सी है, आपने पीछे देखा आंसर तो डी है, डी। फिर से क्वेश्चन पढ़ा कि अच्छा हाँ सही बात है, मैंने गलत पढ़ लिया, डी ही होगा। व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज दैट? ये फैसिलिटी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी ना भाई। जो एग्जाम में जो सिचुएशन मिलने वाली है, क्या आप वही काम अभी कर रहे हैं? अपने आप को ट्रेन करो एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं हर क्वेश्चन के बाद आंसर देखना छोड़ दो। 10-10 क्वेश्चन के लॉट बना लो होमवर्क जब आप कर रहे हो, उनके आंसर साइड में लिखते जाओ, और 10 क्वेश्चंस के बाद एक साथ चेक करो कितने सही थे कितने गलत थे। आपका लेवल ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। दूसरा काम आपको जो करना है वो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये करना है कि हर जैसे कोई भी चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, कोई चैप्टर आपको समझ में आता है, तो उसके कोई भी आप लेट्स से 10 या 12 या 15 क्वेश्चन उठाइए रैंडम किसी भी बुक से, और उन क्वेश्चंस को एक साथ एग्जाम कंडीशन में 30 मिनट्स में अटेम्प्ट कीजिए। ये काम आपको वैसे तो किसी भी अच्छी हैबिट को इनकॉर्पोरेट करने में 20-21 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप ट्रस्ट में अगर आप 10 दिन भी ये काम करेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ यार इस बात का फायदा मिल रहा है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम बढ़ेगा, तो सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी और ठीक हो जाएगी। ठीक है, सिली मिस्टेक के साथ एक और तरीके की सिली मिस्टेक होती है जिसमें आप ऑलमोस्ट पूरा आंसर निकालने के बाद बस मार्क गलत कर देते हो कि बी आया था, पता नहीं क्या सोच के सी लिख दिया। और ये सुनने में बड़ी अनबिलीवेबल सी बातें लगती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन रियलिटी में तुम जानते हो कि ये तुम्हारे साथ हुआ होगा कि यार मैंने अच्छा खासा आंसर बी निकाला था, या मे बी BCD निकाल के आया था, मोर देन 1 में तो खासकर होता है कि आंसर सही निकाल के आया था, फिर पता नहीं दिमाग में क्या क्लिक किया, एक ऑप्शन हटा दिया और उसकी वजह से उल्टा नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद जो मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, कि क्या, अच्छा सच्ची बताना और कमेंट्स में मुझे लिख के बताना इस बात को, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाहर पेपर से आने के बाद घर आके देखते हो आप कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बस पढ़ा नहीं, अगर मैं पढ़ लेता तो इसका आंसर मुझे याद था, मैं सीधे टिक करके आता, बस टाइम ही नहीं मिल पाया कि लास्ट के 2-3 सवाल तो छूट ही गए, देख ही नहीं पाया मैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आपको टाइम मैनेजमेंट का स्पेशल ध्यान रखना है। किसी भी सब्जेक्ट पे 1 घंटे से ज्यादा समय किसी हालत में नहीं देना है इनिशियली। तो
अगर लास्ट में मान लो जैसे कई लोगों की जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, तो अगर आप 40 मिनट्स में केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो जो रेस्ट ऑफ 20 मिनट्स है वो पहले कर लो अटेम्प्ट 40 मिनट्स में, फिर रेस्ट ऑफ 20 मिनट्स आप चाहो तो फिजिक्स और मैथ्स को दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तरह एक काम करते ना, हम पहले मैथ्स को 1.5 घंटा या फिजिक्स को 1.5 घंटा दे लेते हैं, फिर बचे हुए टाइम में धीरे धीरे केमिस्ट्री निपटा लेंगे। बाई चांस ज़्यादा टाइम लग गया तो मेंस तो ठीक है, लेकिन एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगी बेटा, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए फालतू में, ठीक है। और जो आपकी जो दूसरी बात यह है कि किसी भी सवाल को टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सवाल को इज्जत का सवाल नहीं बनाना है कि कोई क्वेश्चन मिल गया कि अरे यार मैंने ना ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, और अगर अब चूंकि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ा है और सर्किट तो मेरे को आते ही है, उनके सवाल तो मैं सॉल्व कर ही लेता हूं, तो आपने 2 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, 6 मिनट लगाते लगाते आपको ऐसा लग रहा है कितनी देर हो गई यार, ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, और सॉल्व करते 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 आपको लगा यार अब 6 मिनट लगा दिए, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपने 2 मिनट और लगाए, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर उसका पता चला कि यार अब जब 8 मिनट लगी गए हैं तो कम से कम कुछ आंसर तो मार्क करूं, और फाइनली तुक्का मार के आ गए, तो बेसिकली हमने 8 मिनट में -1 कमाया और 4 गंवा दिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि किसी भी सवाल को इज्जत का सवाल ना बनाएं। मैंने पहले भी अभी एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, उसके अंदर बताया था 90 सेकंड रूल। पहले 90 सेकंड्स में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ खास तरक्की नहीं हो रही है, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ेंगे वो सबकॉन्शियस में वो क्वेश्चन चलता रहता है, जब आप बाद में जब उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, जब वापस आओगे तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी मेंटल ब्लॉक हो जाता है, उस टाइम पे उससे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। सवाल को इज्जत का सवाल नहीं बनाना है। अब ये तो हुई कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, उनको ठीक कैसे करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसको पकड़ना कैसे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए हमें देखना है कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। टेस्ट एनालिसिस के लिए पहला काम यह है कि टेस्ट से बाहर निकलते के साथ ही पेपर्स को डिस्कस नहीं करना है। वो बाहर निकलते के साथ ही वो एक कह रहा है कि तेरा क्या आया, मेरा 2 आया, वो दूसरा कह रहा है कि अरे मेरा तो 5 आया, पीछे वाला सोच रहा है यार मेरा पाई क्यों आया था। तो मतलब ऐसे ये सब मत करो, ठीक है। बाहर निकलते पेपर डिस्कस मत करो, घर जाओ रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के बाद दोबारा पेपर को अटेम्प्ट करो, और इस बार पेपर को बिना किसी हेल्प के जैसे टेस्ट में दिया था वैसे ही अटेम्प्ट करो। बस आपके पास एम्पल टाइम होगा, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, टेक द लग्जरी ऑफ टाइम, अटेम्प्ट करो। अगर 3 घंटे आपने वहां पेपर दिया तो हो सकता है आपको 1 या 2 घंटे या 2.5 घंटे आपको घर पे लग जाएं, पर वो लगने हेल्पफुल हैं। क्यों? क्योंकि जो आप गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां जब आप खुद पकड़ोगे तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको वो सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है। वो गलती आपको याद रहेगी, वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटीज है, जो क्वेश्चन आपके सही हुए उसकी खुशी तो आपको मिलती है। तो ये सब काम आपको करने हैं। साथ ही साथ आपको एक टेबल बनानी है, आपको ये इसको डॉक्यूमेंट करना है कि भाई क्या काम आपने किया जिस केस में आपकी जो मिस्टेक्स थी वो कम से कम या रिड्यूस हो पाई। क्योंकि होता क्या है कि देखो ऐसा है, 3 तरीके के मार्क्स होते हैं। एक लेट्स से 100 नंबर का पेपर था, 70 नंबर का आता था, मार्क्स 30 ही आ रहे हैं, तो भाई दैट 100 मार्क्स का तो पेपर है, 70 मार्क्स रिप्रेजेंट्स योर नॉलेज कि आपके पास एक्चुअली नॉलेज कितनी है, और 40 मार्क्स का जो डेफिसिट हो गया, जो कम रह गए, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट कितना गड़बड़ है। तो ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, उन प्रॉब्लम्स को जब आप हाईलाइट करेंगे, आप मार्क करोगे कि भाई कितने क्वेश्चंस में कितनी कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं मुझसे, जब वो गलतियां आप अपनी मार्क करोगे और उनके ऊपर वर्क करोगे, जो मैंने आज आपको इस सेशन में बताया है, तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। इसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे करना है। डॉक्यूमेंट करने के नाम पे आप एक टेबल बनेंगे। ये वाली जो पीडीएफ है, ये पिन कमेंट है, उसके अंदर भी डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो उसमें आप सबसे पहले सीरियल नंबर लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि मैक्सिमम मार्क्स उस पेपर में कितने आ सकते थे, लेट अस से 100। उसके बाद आप लिखोगे एक्चुअल मार्क्स कितने आए तो 30। पर सवाल ये है कि घर पे कितने आए थे। घर पे जो मार्क्स आते हैं वो आपके आइडियल मार्क्स हैं, जो आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताता है कि एग्जाम टेम्परामेंट कितना गड़बड़ है। हमारा अल्टीमेट टारगेट ना इसको मैक्सिमाइज करना है ना इसको मैक्सिमाइज करना है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है इन दोनों को। क्योंकि नॉलेज जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पर सवाल यह है कि जितना आता है उतना तो बता के आओ, उतना तो दिखा के आओ लोगों को। भाई अगर तुम्हें बहुत कुछ आता है पर वहां पे सब अगर बिल्कुल गड़बड़ करके आओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं तो कह रहा हूं 100 में से 70 नंबर का आता है, तुम 70 में से 60 तो लाओ। ये 70 में से 30 लाने का क्या मतलब है, या 40 लाने का क्या मतलब है।
समझ रहे हो? तो 70, अनफॉर्चुनेटली सब लोग इस 70 को 100 ले जाने पे लगे रहते हैं, लेकिन 30 को 70 के पास लाने की जो मेहनत है वो एग्जाम टेम्परामेंट वाला पार्ट जो है वो मिस हो जाता है। तो इसीलिए ये सेशन लिया था मैंने। अब आपका टारगेट ये होगा कि इस टेबल में आप इन दोनों का रेशियो लिखेंगे। हमारा टारगेट इस रेशियो को जितना हो सकता है 1 के उतना करीब लेके आना है, और साथ ही साथ होंगे रिमार्क्स। मतलब उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपने क्या किया था, आपने सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट क्या रखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, भगवान के लिए कभी ऐसा मत करो कि थोड़ी सी फिजिक्स कर ली, थोड़ी सी मैथ्स कर ली, थोड़ी सी केमिस्ट्री कर ली, फिर वापस फिजिक्स में घुस गए, फिर मैथ, पता ही नहीं है कि कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को दे दिए। कोशिश आप हमेशा ये करेंगे कि या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, वॉट एवर द ऑर्डर इज, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है वो पहले करना है, या कौन सा सब्जेक्ट कम पसंद है वो पहले करना है, वो आपकी इच्छा है। आप उस तरीके से उसको रख सकते हैं, लेकिन वो रिमार्क्स आप यहाँ पे लिखते जाओ और नोट करो कि पहले 5-7 अगर आप टेस्ट दे रहे हो, उन टेस्ट के अंदर यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो 1 के सबसे ज़्यादा करीब किस में है। जैसे ही आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करके वो 1 के पास ले आए, सबसे ज़्यादा 1 के पास अगर कोई आ गया, वो हो सकता है शुरू में आप ये करो तो ये 0.5 के आसपास आए, एक्चुअल मार्क्स और आइडियल मार्क्स का रेशियो 0.5 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.75 आ रहा है। अगर किसी में 0.8, 0.9, जिसमें भी रेशियो सबसे 1 के पास में आएगा, बस उसी स्ट्रैटेजी को पकड़ लो और उसके बाद बाकी सारे टेस्ट उसी स्ट्रैटेजी से दो। हर बार एनालाइज करो और हर बार देखो कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। क्योंकि ध्यान रखो, हमारा टारगेट 100% मार्क्स लाना नहीं है, हमारा टारगेट 100% टाइल मार्क्स लाना है। हम अपना 110% दे दें, इतना बहुत है। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और एक बात का बहुत ध्यान रखना कि ये सेशन बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन शायद ही कुछ लोग होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, कम लोग फॉलो करेंगे। पर एक बात समझ लेना कि जो करते आए हो वो करते रहोगे तो जो होता आया है वही होता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इंप्रूव करें तो आपको वो सब करना होगा जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो उम्मीद है आप इस सेशन से कुछ अच्छा सीखेंगे। जो भी आपको मिस्टेक्स लगती हैं, प्रॉब्लम्स लगती हैं, उनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, ऐसे सेक्शन में लेकर आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो आई कैन डू दैट वेरी वेल। पर जो भी आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग।